हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम पढ़ेंगे सीवीएस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और लगभग हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट, व्हाट इज़ इजेक्शन फ्रैक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की हम बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle into the circulation per minute is called cardiac output। मतलब कि एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारे सर्कुलेशन में, ये कहलाता है हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम में। हार्ट रेट होता है नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट है और यहाँ पे पर मिनट है। इसीलिए जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड विथ ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था और कितना इजेक्ट हुआ है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हम अगर फर्दर एलाबोरेट करें तो होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन से हमें पता क्या चलता है, तो इट इज़ अ वेरिएबल मेजर ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब कि जितना ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेंट्रिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो नियरली 65% ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो हम बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्योंकि फंक्शन है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को अल्टर करना है हमें, तो हमें हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करना पड़ेगा। सो इसका सीधा सीधा आंसर होगा कि वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम हार्ट रेट चेंज करके उसे रेगुलेट कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करके हम रेगुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि हार्ट रेट कैसे कंट्रोल होता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्ट रेट। तो नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मल हार्ट रेट हमारा होता है 60 to 80 बीट्स पर मिनट और ये जनरेट होता है बाय SA नोड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे वो हम यहाँ देखने वाले हैं। एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, मतलब हम अडल्ट होते हैं, वैसे वैसे हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड एज में हमारे हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर टिश्यू को पहुंचाना है तो उन्हें हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए एज के साथ हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है, लेकिन ओल्ड एज में जाने पर हार्ट रेट फिर से इंक्रीज़ होता है ताकि वो ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा कर सके। फिर देखते हैं हम सेक्स। तो ये होता है फीमेल्स में हार्ट रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। अगेन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हम पैनिक सिचुएशन में होते हैं, और जब भी हम किसी पैनिक सिचुएशन में होते हैं ऑब्वियस है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, एंड दिस इज़ मीडिएटेड बाय एपिनेफ्रीन ऑन नॉरएपिनेफ्रीन। अदर इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब ये रिलैक्स स्टेट में है। हम जब भी रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है और ये इफ़ेक्ट होता है बाय एसिटाइल कोलिन। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो T3 और T4
थायराइड हार्मोन्स हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। इसका हम एक सिंपल मेज़र देखें कि फॉर एवरी 1 डिग्री इंक्रीज़ इन फ़ारेनहाइट और चेंज देयर विल बी 10 बीट्स पर मिनट अल्टर्ड। मतलब कि अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, आगे करते हैं या पीछे करते हैं, तो 10 बीट्स। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री तो 10 बीट्स बढ़ जाएंगे। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा तो हार्ट रेट 10 बीट्स पर मिनट कम हो जाएंगे। आयंस की बात करें तो कैल्शियम का हम अगर अमाउंट बढ़ाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, दैट इज़ हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और अगर हमारे बॉडी में CO2 का एक्यूमुलेशन हो गया है या O2 कम हो गया है या फिर pH डिक्रीज़ हो गया है तो इनके कारण जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, मेडुला पे एक्ट करते हैं और हार्ट रेट बढ़ाते हैं। मतलब जब भी हमें ऑक्सीजन की कमी होगी या CO2 का एक्यूमुलेशन होगा तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट को कौन कौन कंट्रोल करता है हमने वो देख लिया। एंड नेक्स्ट जो बचा है इम्पॉर्टेंट वो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल्स पर बीट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये उसका फॉर्मूला है। और स्ट्रोक वॉल्यूम मेनली डिपेंड करता है 3 चीज़ पे, प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर प्रीलोड बढ़ेगा, ये क्या होता है हम फर्दर से डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम एक शॉर्ट ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि इससे होता क्या है। कि अगर प्रीलोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, पर अगर आफ्टर लोड बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। और ऑब्वियस है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा अगर हमारे वेंट्रिकल्स का, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो प्रीलोड और आफ्टर लोड के रेगुलेशन को हम कहते हैं हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हम कहते हैं होमोमेट्रिक रेगुलेशन। तो चलिए एक एक करके हम प्रीलोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रीलोड? प्रीलोड इज डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑफ कार्डियक मसल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के पहले उनमें कितना स्ट्रेच आया है, इसे कहते हैं प्रीलोड। इसे समझने के लिए हमें एक पहले लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ये लॉ कहता है कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, मतलब एक सर्टेन लिमिट में, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ मसल्स। कि कॉन्ट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा ये डिपेंड करता है कि मसल्स का लेंथ कितना है, मतलब उनमें कितना प्रेशर है, कितना स्ट्रेच है। तो प्रीलोड होता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। एंड ये प्रीलोड डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता है तो स्ट्रेच बढ़ती है, स्ट्रेच बढ़ेगा तो प्रीलोड बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इंक्रीज़ हुआ था हमारा वेनस रिटर्न। दूसरी बात होती है फिलिंग टाइम। अगर हम एट्रिया या वेंट्रिकल्स को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे फिल होने का, मतलब अगर हार्ट रेट ज़्यादा हुआ, प्रॉपर टाइम नहीं फिल हुआ, मिला उसे फिल होने का, तो प्रीलोड कम होगा, मतलब स्ट्रेच प्रेशर कम होगा, स्ट्रेच कम होगा, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। द नेक्स्ट इज़ आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मतलब कि जब स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें उसे पंप करना है, तब आफ्टर लोड का डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस दैट मस्ट बी ओवरकम इन ऑर्डर फॉर वेंट्रिकल्स टू इजेक्ट ब्लड इन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। मतलब कि अगर वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप आउट करना है तो उन्हें एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में भेजने के लिए कितना रेसिस्टेंस ओवरकम करना पड़ेगा, ये होता है आफ्टर लोड। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही कम स्ट्रोक, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा हमें उसे इजेक्ट करने में, और उतना ही कम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। इसीलिए आफ्टर लोड बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पंपिंग होगा। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम कैसे कंट्रोल करते हैं?
कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। कैल्शियम आयन बढ़ा देंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। हार्मोन्स होंगे T3 और T4 तो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कब होती है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो, मतलब कि हमारे हार्ट के मसल्स वीक हो गए हैं और कुछ फ्रैक्शन इसका डेड हो गया हो, या फिर हार्ट फेल्योर, मतलब इफ़ेक्टिव पंपिंग नहीं हो रही हो, सर्टेन ड्रग्स होते हैं, या फिर आप हाइपर कैपनिया और एसिडोसिस, इन सब केसेस में हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करने वाले होते हैं हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कौन रेगुलेट किया हमने वो भी देख लिया। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।